चलिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की कवरेज है बेटा सेक्शन 45 to 55A। सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलती है कैपिटल असेट होनी चाहिए, उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। जिस साल ट्रांसफर कैपिटल गेन उस साल लग जाएगा, चाहे कंसिडरेशन उस साल आपको मिले या कंसिडरेशन उस साल आपको ना मिले। अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, सच कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर, देन प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अराइज इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस वेदर मनी कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और नॉट। मेरी असेट ट्रांसफर हुई 21-22 में, मुझे कंसिडरेशन मिला 22-23 में, कैपिटल गेन किस साल लग जाएगा बेटा मेरा 21-22 में मेरे ऊपर कैपिटल गेन के प्रोविजन लग जाएंगे। यानी कि ट्रांसफर बेसिस पे कैपिटल गेन है, रिसीट बेसिस पे कैपिटल गेन नहीं है। पर पूरे कैपिटल गेन में 4 सेक्शन ऐसी हैं जहां कैपिटल गेन रिसीट बेसिस पे लगता है। सबसे पहला बेटा, क्योंकि रिवाइज कर रहे हो इसलिए मैं इकट्ठा बोल रहा हूं, 45(1)A इंश्योरेंस क्लेम। ट्रांसफर उस साल होता है जिस साल असेट डैमेज हुई, पर कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिला। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ट्रांसफर उस साल होता है जिस साल कैपिटल असेट कन्वर्ट हुई स्टॉक इन ट्रेड में, पर कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल आपका बेटा ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा, सोल्ड आउट होगा। तीसरी एक्सेप्शन जो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। ट्रांसफर उस साल माना जाता है जिस साल लोन है, जिस साल बेटा आपकी कैपिटल असेट क्या हो गई, कंपल्सरी एक्वायर हो गई, पर कैपिटल गेन उस साल लगते हैं जिस साल आपको बेटा कंसिडरेशन क्या होगा, कंपनसेशन रिसीव होगा। और चौथी और लास्ट एक्सेप्शन है बेटा आपकी 45(5)A। ये आपका था बेटा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ट्रांसफर उस साल माना जाता है जिस साल ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, बट कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल फ्लैट की कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है बच्चे, कंप्लीट हो जाती है। इन 4 केसेस में बेटा आपका कैपिटल गेन कह सकते हैं रिसीट बेसिस पे लगता है। इन 4 के अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल गेन उस साल लग जाएगा जिस साल आपकी असेट ट्रांसफर हुई। कंसिडरेशन उस साल मिले या ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो चार्जिंग सेक्शन वाइंड अप करो बेटा और अपना आगे बढ़ो। क्या बोलती है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन ने 2 कंडीशन दी। नंबर 1 कंडीशन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। नंबर 2 कंडीशन, सच कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर। कैपिटल असेट होनी चाहिए, उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए, जिस साल ट्रांसफर होगा कैपिटल गेन उस साल लग जाएगा, चाहे कंसिडरेशन ना भी मिले। However, 4 सेक्शन ऐसी हैं जहां कैपिटल गेन रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। 45(1) है इंश्योरेंस क्लेम, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट एंड 45(5)A आपका ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो एक एक चीज को पिक करते हैं बेटा। तो सबसे पहला तो मैंने आपका यही लिया था चार्जिंग सेक्शन, उसी पैटर्न पे रिवाइज करा रहा हूं जिस पैटर्न में मैंने पढ़ाया था। नंबर 2 पे हमने डेफिनेशन ली थी बेटा, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 14। इसमें एक चेंज है जो आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ था क्योंकि उसके बाद हुआ था, वो चेंज के साथ ही मैं इसको डिस्कस कर लूंगा बेटा। फिलहाल तो जो मैंने आपको पढ़ाया था मैं वो ले रहा हूं। हर असेट के ऊपर कैपिटल गेन नहीं है, कैपिटल असेट के ऊपर क्या है बेटा आपका कैपिटल गेन लगता है। सर क्या होती है कैपिटल असेट? कैपिटल असेट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 14। 2 टाइप की असेट कैपिटल असेट मानी जाती हैं। पहली, property of any kind held by assessee whether or not connected with his business or profession। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन हो। फर्स्ट पॉइंट ने ओपन एंडेड कर दिया, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी असेट हुई बेटा आपकी, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, पर्सनल, यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन, ये सारी की सारी असेट क्या मान ली जाएंगी आपकी कैपिटल असेट मान ली जाएंगी। And number 2 आपका सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है वेदर एज ए स्टॉक इन ट्रेड और अदरवाइज, वो उनके लिए हमेशा और हमेशा कैपिटल असेट मानी जाएंगी।
मीनिंग देयर बाय उनकी इनकम हमेशा कैपिटल गेन में क्या होगी, चार्जेबल होगी। ये उनके लिए बेनिफिशियल है। स्टॉक मार्केट में 70, 80, 90% तक जो पैसा लगा हुआ है बेटा, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। उनके लिए सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड हो जाती थी। इसमें एओ करता क्या था, स्टॉक इन ट्रेड मान के उनको टैक्सेबल कर देता था अंडर द हेड पीजीबीपी। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारी की सारी फॉरेन कंपनी है, 40% टैक्स रेट है बेटा फॉरेन कंपनी का पीजीबीपी के केस में। 40% के हिसाब से क्या लग जाता था, इनके ऊपर टैक्स लग जाता था, क्योंकि सिक्योरिटी को ये क्या ट्रीट किया जाता था, एओ क्या बोल देता था इनको, स्टॉक इन ट्रेड। अब लो ही बना दिया बेटा कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब वो स्टॉक इन ट्रेड हो चाहे अदरवाइज हो, ये हमेशा क्या मानी जाएगी बेटा, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फर्क ये पड़ेगा आज के टाइम इनके ऊपर केवल और केवल कैपिटल गेन के प्रोविजन लगेंगे, और ये उनके फेवर में है बेटा, क्योंकि कैपिटल गेन का टैक्स रेट पीजीबीपी के टैक्स रेट कंपैरेटिवली क्या है बेटा, कम है। और यहाँ तो वीआईपी ट्रीटमेंट और है बेटा, अगर सेक्शन 111A लग गई 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, अगर सेक्शन 112A लग गई, सब रिवाइज कराऊंगा बेटा, 1 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, और 1 लाख से ऊपर केवल 10% के हिसाब से ही क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल होगा। तो कहां पीजीबीपी में जाते 40% टैक्सेबल होता, और कहां बेटा वो कैपिटल गेन में लेके आ गए। अब मैक्सिमम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता है तो 20% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। 112A हो गया तो 10% है, 111A हो गया तो बेटा कितना परसेंट है आपका, 15%। पर याद रखना कवर करा है केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर को बेटा इन्होंने कवर नहीं करा। तो राकेश झुनझुनवाला साहब, उनका काम भी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना है, वो आज भी कौन से हेड में जाएंगे बेटा, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इकट्ठा करते हैं यहां तक जल्दी से। कैपिटल एसेट, दो टाइप की एसेट कैपिटल एसेट होती है। पहली बेटा आपकी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ओपन एंडेड हो गया। किसी भी टाइप की कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल, चाहे इंटेंजिबल, चाहे मूवेबल, चाहे इमूवेबल, चाहे पर्सनल, चाहे यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, हर टाइप की एसेट कैपिटल एसेट है। नंबर 2 आपकी बेटा जो इन्होंने ली है साहब, सेकंड में लिया एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेदर हेल्ड हैज स्टॉक इन ट्रेड और अदरवाइज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है ये हमेशा उसकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और कैपिटल गेन के ही क्या लगेंगे बच्चे, इसके ऊपर प्रोविजन लगेंगे, कभी भी ये पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा। फिर नेगेटिव लिया था बेटा, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट में ये चीजें नहीं आएंगी, और ये चीजें नहीं आने का मतलब 4-5 चीजें पढ़ाऊंगा बेटा, इनके ऊपर कैपिटल गेन के प्रोविजन नहीं लगेंगे। नंबर 1 आपका बेटा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड बेटा आपका ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर पीजीबीपी के प्रोविजन लगते हैं। हाँ, एक स्टॉक इन ट्रेड ऐसा है जो कैपिटल गेन में आता है, और वो है सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो क्रक्स फॉर्म में आपने सेंटर में लिखा था स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चार्जेबल टू कैपिटल गेन, एनी अदर स्टॉक बेटा ऑलवेज चार्जेबल टू पीजीबीपी। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में था बेटा मूवेबल पर्सनल गुड्स, 6-7 को छोड़ के मूवेबल पर्सनल गुड्स कैपिटल एसेट नहीं है। पर अगर मूवेबल पर्सनल गुड्स किस नेचर की हुई बेटा, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, और आपका बेटा ये शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मैं दोबारा बोलता हूं, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड सिक्योरिटीज, पर्सनल सिक्योरिटी शेयर्स जो होते हैं बेटा, अगर ये आप ट्रांसफर करेंगे तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। इसके अलावा जो भी मूवेबल पर्सनल एसेट है, कार है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घर का रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, जो पर्सनल मूवेबल एसेट है, इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिलैक्सेशन पर्सनल मूवेबल को है, इमूवेबल को नहीं है। तो पर्सनल लैंड बेचूंगा कैपिटल गेन लगेगा, पर्सनल हाउस बेचूंगा बेटा कैपिटल गेन लगेगा, पर्सनल ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, सिक्योरिटीज बेचूंगा कैपिटल गेन लगेगा, पर्सनल लैपटॉप बेचूंगा, फर्नीचर बेचूंगा, मोबाइल बेचूंगा बेटा, रेफ्रिजरेटर बेचूंगा, जो ये पर्सनल नेचर के हैं, इनके ट्रांसफर के ऊपर बच्चे कैपिटल गेन नहीं लगेंगे। और बेटा जो बिजनेस के रिगार्डिंग है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ये जब भी कभी ट्रांसफर होंगे प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अप्लाई। तो रिलैक्सेशन किसको है बेटा, किस पे कैपिटल गेन नहीं है, मूवेबल पर्सनल एसेट्स, इन 7 को छोड़ के, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड आपका बेटा सिक्योरिटी, ये 7 ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। 7 के अलावा बाकी पर्सनल एसेट में ट्रांसफर करूंगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एग्जांपल, पर्सनल कार बेचूंगा कैपिटल गेन नहीं है,
पर्सनल ज्वेलरी बेचूंगा कैपिटल गेन लगेगा। पर्सनल लैपटॉप बेचूंगा कैपिटल गेन नहीं है। शेयर्स बेचूंगा पर्सनल वाले बेटा जो मेरे खुद के थे अपने, उसके ऊपर क्या लगेगा साहब, कैपिटल गेन लगेगा। पर्सनल लैपटॉप बेचूंगा बेटा कैपिटल गेन नहीं है। पर्सनल ड्राइंग स्कल्पचर बेचूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा साहब, कैपिटल गेन चार्ज होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमेशा और हमेशा चार्जेबल टू कैपिटल गेन। तो फर्स्ट रिलैक्सेशन हो गई बेटा आपकी स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड रिलैक्सेशन जिसपे कैपिटल गेन नहीं है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स या मूवेबल पर्सनल गुड्स 7 को छोड़ के, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड सिक्योरिटी। नंबर थर्ड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए और इंडिया में होनी चाहिए। लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए और इंडिया में होनी चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल नॉट अप्लाई। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन। व्हाट अबाउट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया, चार्जेबल टू कैपिटल गेन। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड वो चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, ऑलवेज चार्जेबल टू कैपिटल गेन। रिलैक्सेशन केवल और केवल किसको है बेटा, रिलैक्सेशन केवल और केवल आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और वो भी इंडिया में होनी चाहिए। सर कब लैंड अर्बन मानी जाए और कब लैंड रूरल मानी जाए? 3 कंडीशन दी, तीनों में से किसी एक भी कंडीशन में अगर वो लैंड फिट हो गई वो रूरल मान ली जाएगी। तीनों में से जो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आएगी वो लैंड क्या मानी जाएगी बेटा, आपकी अर्बन मान ली जाएगी। 3 क्राइटेरिया में से सबसे पहला क्राइटेरिया, लैंड अगर ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा पर 1 लाख तक है। लैंड किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन बेटा 10,000 या उससे ज्यादा 1 लाख तक है, जो इस जुडिक्शन में आ जाएगी वो तो आपकी अर्बन लैंड है ही। इवन जो इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगी वो भी अर्बन लैंड मान ली जाएगी। पॉपुलेशन और रेडियस याद रखो बेटा, रिवाइज करो जल्दी से। पहले में क्या है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, जो इस म्यूनिसिपैलिटी में आ गई वो तो अर्बन है ही। इवन जो इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में आ गई वो भी अर्बन मान ली जाएगी। नंबर 2 बोलो बेटा, अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक, जो इस म्यूनिसिपैलिटी में आ गई वो तो अर्बन है ही, जो इसके 6 किलोमीटर के रेडियस में आ गई वो भी आपकी बेटा अर्बन मान ली जाएगी। नंबर 3 आपकी बेटा, अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन, लैंड किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जो इस जुडिक्शन में आ गई वो तो अर्बन है ही, इवन जो इसके 8 किलोमीटर के रेडियस में आ गई वो भी अर्बन मान ली जाएगी। तो आपका बेटा पॉपुलेशन और रेडियस जरा रिवाइज कराओ जल्दी से। 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक उसका रेडियस है 2 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक बेटा उसका रेडियस है 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ज्यादा उसका रेडियस कितना है बेटा, 8 किलोमीटर। जो इन जुडिक्शन में आ गई लैंड क्या मानी जाती है बेटा, आपकी अर्बन लैंड। जो इन जुडिक्शन में नहीं आएगी, इसके अलावा बाकी सारी लैंड क्या मानी जाती है बेटा, रूरल लैंड। अगर रूरल है, एग्रीकल्चरल है, इन इंडिया है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल गेन शैल अप्लाई। चलो आगे। चौथा था बेटा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99, और 5वां और लास्ट था बेटा डिपॉजिट गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। सेम है बेटा ये 2009 वाली स्कीम और 2015 वाली स्कीम। ये क्या है मैं तेजी से समझा देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड में क्या रहती है बेटा, इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब भी कभी करेंसी पब्लिश करनी होती है या फॉरेन कंट्री से कोई भी लोन लेना होता है, कई चीजों को बेस रखा जाता है। उनमें से 1-2 चीज क्या होती है बेटा, आपकी बेस में गोल्ड है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना इतना गोल्ड नहीं है, पर उसको ये पता है बेटा कि हाउस होल्ड के पास गोल्ड है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउस होल्ड के लिए एक स्कीम लेके आया, आप अपना गोल्ड हमें डिपॉजिट करो, हम इसके बदले आपको क्या करेंगे, बॉन्ड देंगे हाउस होल्ड से। जिससे क्या बेनिफिट होगा, पहला बेनिफिट इस बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, सेक्शन 10 सारा का सारा क्या है, ये इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। और दूसरा, जब भी कभी आप ये बॉन्ड या सर्टिफिकेट बेचोगे, इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट की ही डेफिनेशन से बाहर कर दिया, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल नॉट अप्लाई। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये क्या है बेटा, एक टैक्स न्यूट्रल बॉन्ड या सर्टिफिकेट है। इस पे जब जब इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो एग्जम्प्ट है, और कल को जब जब इसको बेचेंगे, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल नॉट अप्लाई।
दिस इज द होल क्रक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। फिर एक वोडाफोन केस के कारण बेटा कैपिटल असेट की डेफिनेशन में एक चेंज आया था। वोडाफोन केस के फैक्ट्स ये थे बेटा, एक इंडिया में कंपनी है, उसके शेयर होल्ड कर रखे हैं फॉरेन की कंपनी ने, और वो सेल परचेज ही क्या हुई थी बेटा, आउटसाइड इंडिया हो गई थी। तो बेटा जो सेल परचेज आउटसाइड इंडिया हुई है, पर इंडियन कंपनी का जो कंट्रोल चेंज हुआ था, वो कंट्रोल चेंज होना भी क्या मान लिया जाएगा बेटा, आपका कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट इन टोटलिटी। एक बार लेमैन की लैंग्वेज से सिंपल सा वाइंड अप कर दो बेटा तेजी से। कैपिटल असेट में कितनी प्रॉपर्टी, दो टाइप की असेट आती है। नंबर 1 असेट ऑफ एनी टाइप हेल्ड बाय असेसी। नंबर 2 बेटा आपका एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। पर 5 टाइप की एसेट कैपिटल असेट नहीं मानी जाएंगी। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, पर एक स्टॉक इन ट्रेड है जो कैपिटल असेट है, कौन सा है वो, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नंबर 2 मूवेबल पर्सनल गुड्स, 7 को अगर छोड़ दें, 7 तो कैपिटल असेट है, 7 के अलावा कितनी मर्जी हो बेटा वो कैपिटल असेट नहीं है। 7 में ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, नॉन सिक्योरिटी। इसके अलावा जितने भी मूवेबल पर्सनल हैं, एग्जांपल पर्सनल कार, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल फर्नीचर, ये जब भी बेचेंगे बेटा इनके ऊपर कैपिटल गेन क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तीसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, और 5वां आपका बेटा गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। इसमें एक बेटा आपकी अमेंडमेंट आई है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट में, ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं सिनॉप्सिस फॉर्म में ले रहा हूं, डिटेल में लूंगा अमेंडमेंट क्लास में बेटा, ठीक है। यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। पेन ड्रॉप करना और जरा सुनने पे ध्यान देना, और अगर सुनना और लिखना दोनों साथ साथ कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल स्क्रैच से लेके समझाता हूं और अमेंडमेंट बताता हूं। क्या अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2021 से। एक सेक्शन है बेटा 1010D। यूलिप होता क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं बेटा, इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और कुछ पैसा आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी मार्केट में भी जाएगा। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप यूलिप का पे करते हैं उसमें ये पता है ना, कंपनी आपको 2 प्रोडक्ट देती है बेटा, एक आपकी लाइफ का कवरेज मिल रहा है और दूसरा आपके बिहाफ पे ये पैसा कहां लगता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एक सेक्शन है बेटा अपने पास सेक्शन 10D। यूलिप से जब भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम या एट द टाइम ऑफ डेथ, सारा का सारा पैसा क्या होता है बेटा, ये आपका मैच्योरिटी के टाइम एग्जम्प्ट होता है। LIC में भी पढ़ाया था मैंने, LIC मैच्योरिटी के टाइम जितना भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा पैसा एग्जम्प्ट होता है। यूलिप इज एज गुड एज इंश्योरेंस पॉलिसी बेटा, तो ये भी मैच्योरिटी के टाइम जितना भी अमाउंट मिलेगा ये सारा का सारा एग्जम्प्ट होता है। पर लॉ में एक कंडीशन थी, जो प्रीमियम पेबल है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है बेटा मान लो 5 लाख, तो मेरा एनुअल प्रीमियम 50,000 या उससे कम होना चाहिए, तभी मेरा सारा का सारा अमाउंट क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था। ये पुराना लो है जो 1010D में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था 1010D में, ऊपर ध्यान दो, रिवाइज कराओ बेटा। 1010D सेज चाहे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे यूलिप हो, मैच्योरिटी के टाइम या डेथ के टाइम जब भी अमाउंट मिलेगा ये सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, सब्जेक्ट टू जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मेरा सम एश्योर्ड मुझे मैच्योरिटी के टाइम मिलना है बेटा 10 लाख रुपए, तो मेरा एनुअल प्रीमियम कितना होगा बेटा, उसका मेरा प्रीमियम कितना जाएगा उसका 1 लाख या उससे कम होना चाहिए। तो मैच्योरिटी के टाइम ये सारा का सारा क्या होगा बच्चे, एग्जम्प्ट होगा। ये पुराना लो था। फाइनेंस एक्ट 2021, निर्मला सीतारमन जी बेटा इसमें क्या चेंज लेके आए, अब ध्यान से सुनो बेटा। ये बिग प्लेयर्स को पकड़ना चाह रहे थे। टेक द एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी, इन्होंने भी ले रखी होगी बेटा यूलिप, इंश्योरेंस तो इन्होंने भी ले रखी होगी। अब इन्होंने यूलिप ले रखी है बेटा मान लो 50 करोड़ की, बड़े प्लेयर है, और ये प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटा लेटर से 10% तक 5 करोड़। तो 1010D की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। प्रीमियम कितना है इनका 5 करोड़, 10% या उससे कम है ना, तो मैच्योरिटी के टाइम ये सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, इनका एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है 1010D की।
निर्मला सीतारमन जी सेज, ये इतने बड़े बड़े अमाउंट अगर हम एग्जाम्प्ट करेंगे इससे तो टैक्स इवेजन होना शुरू हो जाएगा। कंडीशन ऑल्दो ये सारी की सारी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस प्रीमियम के ऊपर एक अपर कैप लगा दी, पहले अपर कैप नहीं थी। अगर इन्होंने बोला अब अगर ये प्रीमियम 2.5 लाख या उससे कम है तो मैच्योरिटी के टाइम हम क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर ये प्रीमियम बेटा आपका क्या चला गया, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का चला गया, तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे साहब, टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। फिर 10(10)(d) में क्या नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मैं रिपीट करना चाहूंगा बेटा, क्या चेंज आया है 2021 से पहले और बाद में। 2021 से पहले खाली 10% वाली शर्त देखी जाती थी कि सब प्रीमियम आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंसीडर ही नहीं होता था। पर अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी क्या हो गया बेटा, कंसीडर हो गया। प्रीमियम कितना होना चाहिए मैक्सिमम बेटा आपका, 2.5 लाख। 2.5 लाख या उससे कम होगा तो मैच्योरिटी के टाइम एग्जम्प्ट है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो मैच्योरिटी के टाइम क्या हो जाएगा साहब, ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। वो फिलहाल यहां तक समझ में आया? यस सर। यानी कि अगर मैथमेटिक्स आपका ठीक हो, मैच्योरिटी के टाइम बेटा 25 लाख से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। यस सर। क्योंकि 10% देखेंगे तो 2.5 लाख बनेगा ना। यस सर। तो छोटे पॉलिसी होल्डर तो छोड़ दिए बेटा, बड़े पॉलिसी होल्डर को इन्होंने धर लिया। और अब धरा कैसे बेटा, लो ने बोल दिया कि भैया इसको असेट मान लो। अब इनकम पे टैक्स तो लगेगा, लगे कैसे, इनकम पे टैक्स तो लगना है, लगाएंगे कैसे। ये बहुत अच्छा लो बनाया, थोड़ा कंसंट्रेशन आपको मेरे ऊपर रखनी पड़ेगी बेटा। इन्होंने बोला जी इसको असेट मान लो। कौन सी असेट माने, कैपिटल असेट मान लो। इस टाइप की पॉलिसीज को क्या मान लो, कैपिटल असेट। तो इसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में डालना जरूरी था बेटा, क्योंकि इसको कैपिटल असेट मानेंगे। तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में डाला यूलिप। अब आप लिखना चाहो लिख लो, इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी ही क्यों बेटा, तब से अमेंडमेंट आई है। प्रीमियम आपका तभी आया था ना बजट। एंड प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख। प्रीमियम ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल, एक्सीडिंग 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो क्या माना जाएगा भैया, कैपिटल असेट। ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। ये पहला चेंज। और अब कहो तो मैं इसी को निपटा दूं सारा का सारा। यस सर। अब ये कैपिटल असेट माना जाएगा। अब क्या बना, अब मैच्योरिटी के टाइम इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी चार्जेबल टू कैपिटल गेन, नई सेक्शन बना दी 45(1)(b). दोबारा बोलो, याद करते चलो और आगे बढ़ते चलो। यूलिप जो इश्यू हुई है 1 फरवरी 2021 के बाद, एंड प्रीमियम ऑफ एनी ईयर, किसी का एक भी साल का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो ये कैपिटल असेट मान ली जाएगी। चार्जेबल टू कैपिटल गेन, किस साल कैपिटल गेन लगेगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। किस टाइम कैपिटल गेन लगेगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कहां लिखा है ये, 45(1)(b), नई सेक्शन बना दी बेटा। कैपिटल गेन ऑन यूलिप। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसके ऊपर क्या लगेगा साहब, कैपिटल गेन लगेगा। जितना भी पैसा मिला, सम रिसीव, ये हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, माइनस क्या करेंगे इसमें से, प्रीमियम पेड जो हमने कर रखा था वो माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगी बेटा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। मेरे से पूछ लिया मेरे क्लाइंट ने, ये अंशिका मेरी क्लाइंट है, ये पारुल मेरे क्लाइंट है, इन्होंने पूछा सर ये कैपिटल गेन कौन सा लगेगा। मैं स्टूडेंट लेवल से नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहा हूं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना कंसीडर करें। पहले यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। रिपीट करो पहले यहां तक। 1 फरवरी 2021 या उसके बाद जितनी भी यूलिप इश्यू हुए हैं, अगर उसका एनुअल प्रीमियम आपने क्या करा है बेटा, किसी भी साल 2.5 लाख से ज्यादा पे किया है तो ये कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। ये लिख दिया सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने। अब उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा एज पर सेक्शन 45(1)(b). किस साल लगेगा बेटा, जिस साल क्या होगा आपको ये सम रिसीव होगा। सम रिसीव माइनस प्रीमियम पेड, बैलेंसिंग फिगर चार्जेबल टू कैपिटल गेन। सर ये कौन सा कैपिटल गेन होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आपको फोकस रखना पड़ेगा मेरे ऊपर। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यस सर। हाँ करो ना। यस सर। यस सर, बिल्कुल पढ़ाया था। यूलिप
treated as units of equity oriented mutual fund. यूलिप treated as units of equity oriented mutual fund. तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चेक होएगा, 12 महीने. और ऑब्वियस सी बात है बेटा, 12 महीने के बाद ही मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो यानी ये कैपिटल गेन तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही निकलेगा. Yes, sir. क्योंकि 12 महीने से पहले तो कभी होना ही नहीं, पैसा ही नहीं मिलना. Yes, sir. तो प्रैक्टिकली तो कैपिटल गेन हमेशा क्या निकलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और सुनो ध्यान से बेटा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, लगे हाथ एक अमेंडमेंट कर दी सेक्शन 112 में, यूलिप के ऊपर सेक्शन 112 ए के प्रोविजन लगेंगे. यूलिप के ऊपर सेक्शन 112 ए के प्रोविजन लगेंगे. आकांक्षा बताएगी क्या फर्क पड़ेगा, या अंशिका या जिस भी बच्चे को पता हो वो बताए क्या फर्क पड़ेगा 112 ए लगेगा तो. सर 10% तक तो कुछ नहीं होगा. 1 लाख तक कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और आपका बेटा 1 लाख से ऊपर ये टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. यस सर. सर एक बार फिगर से बताइए ना. मैं फिगर से बताता हूं. सम रिसीव हुआ मुझे 40 लाख. मेरा पॉलिसी का जो प्रीमियम चला गया था वो चला गया था बेटा लेटर से 12-15 लाख, 15 लाख ले लो. तो आज के टाइम कैपिटल गेन कितना लगेगा बेटा मेरा, 25 लाख. और ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल ये कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक, 25 लाख है, 1 लाख क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 24 लाख के ऊपर 10% टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. ये अमेंडमेंट आई है बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 से. कहो तो एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक दोबारा बोलूं यूलिप के बारे में. यस सर. दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा बोलता हूं और आराम आराम से बोलता हूं, सुनने पे ध्यान देना. प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2021 अपने पास एक सेक्शन है बेटा 1010D, वो अब भी है सेक्शन. तो 1010D ये बोलती है यूलिप मैच्योरिटी के टाइम जब भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा क्या होता है साहब, एग्जाम्प्ट होता है. बस कंडीशन एक थी, प्रीमियम अमाउंट जो है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब इससे दिक्कत ये आती थी बेटा, जो बड़े बड़े असेसी थे वो उन्होंने 50 करोड़ 100 करोड़ की क्या ले ली बेटा, यूलिप ले ली, और उसका प्रीमियम 10% के अंदर अंदर रखा. मैच्योरिटी के टाइम जब भी अमाउंट मिला वो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाता है, 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाता था. निर्मला सीतारमन जी ने बोला जी हम बड़े टैक्स पेयर को पकड़ना चाहते हैं, और उन्होंने 10% वाली कैप तो पहले भी थी अब भी है, पर पहले अमाउंट को लेके कोई अपर कैप नहीं थी. फाइनेंस एक्ट 2021 से अमाउंट को लेके क्या आ गई बच्चे, अपर कैप आ गई. और क्या आई थी बेटा वो अपर कैप आपके साहब, और लो क्या बना, अगर 1 फरवरी 2021 या उसके बाद क्या है बेटा आपने यूलिप ली है और आपकी क्या है साहब प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14 पहला चेंज. दूसरी सेक्शन बनाई 45(1)(b कैपिटल गेन हो यूलिप, ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल मैच्योरिटी के टाइम क्या मिलेगा बच्चे, अमाउंट मिलेगा. सम रिसीव में से प्रीमियम पेड क्या कर दो, माइनस कर दो. ये आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल गेन. और बेटा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग डिपेंड करेगा बेटा 12 महीने के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद है तो लॉन्ग टर्म. प्रैक्टिकल तो मैच्योरिटी अमाउंट बेटा 12 महीने के बाद ही मिलना है, इसलिए होगा क्या ये लॉन्ग टर्म. तो ये आ गया 45(1)(b. और तीसरी अमेंडमेंट डाल दी 112A में, ये यूलिप के ऊपर 112A के प्रोविजन लगेंगे मैच्योरिटी के टाइम. क्या मतलब है, टैक्सेबल होगा बेटा 1 लाख तक एग्जाम्प्ट, 1 लाख से ऊपर 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा. मेरे से पूछा किसी ने, स्टूडेंट ने पूछा, मेरे क्लाइंट ने पूछा, सर मैं 2 यूलिप ले लूं, एक का प्रीमियम पे कर देता हूं मैं 2 लाख, एक दूसरे वाले यूलिप का प्रीमियम पे कर देता हूं मैं 1 लाख. आप मेरे साथ है बेटा. मैंने एक बिरला सन लाइफ का यूलिप ले लिया और मैंने एक ICICI लोम्बार्ड का यूलिप ले लिया. एक का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं 2 लाख, एक का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं 1 लाख. ये पर यूलिप तो मेरा 2.5 लाख से कम है, पर एग्रीगेट मेरा 2.5 लाख से ज्यादा है. क्या ये कैपिटल एसेट मानी जाए? यस, एग्रीगेट सम क्या करना है बेटा, कंसीडर करना है. ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना, एग्रीगेट सम शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ा दी यूलिप के रिगार्डिंग, मैंने 45(1)(b पढ़ा दिया आपको बेटा, और मैंने सेक्शन 112A पढ़ा दिया. तो आप सीधा उल्टा तरीके से पकड़ो. आज के टाइम यूलिप पे कैपिटल गेन कब लगेगा, आज के टाइम यूलिप पे कैपिटल गेन कब लगेगा, जब पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इश्यू हुई है, एंड प्रीमियम ऑफ एनी ईयर इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 2.5 लाख. तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब भी ये पैसा मिलेगा बेटा, उस टाइम आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा. जो पैसा मिला वो माइनस प्रीमियम पेड इज द कैपिटल गेन. और 112A लगा दो, 1 लाख एग्जम्प्ट कर दो, रिमेनिंग के ऊपर 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा ये
टैक्सेबल होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली बेटा। पहला पढ़ लिया चार्जिंग सेक्शन 45, दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। और कैपिटल असेट में एक मेजर चेंज क्या आया बेटा आपका, यूलिप। चार्जिंग सेक्शन हो गई बेटा अपनी, अपना हो गया कैपिटल असेट। इसके बाद मैंने लिया था बेटा टाइप ऑफ कैपिटल असेट। दो टाइप की कैपिटल असेट होती है बच्चे अपने पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचेंगे, उसको बेचने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचेंगे, उसको बेचने से बेटा अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कब असेट शॉर्ट टर्म मानी जाए, कब असेट लॉन्ग टर्म मानी जाए, ये डिपेंड करता है बेटा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर। अगर असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने से ज्यादा है, आपकी असेट बेटा लॉन्ग टर्म नेचर की मानी जाएगी। और अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने के अंदर अंदर है, तो आपका बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो मैंने 3 कैटेगरी में पढ़ाया था बेटा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में मैंने किसको रखा था बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखते थे, 12 महीने। 12 महीने वाले में 4 असेट्स थी बेटा। नंबर 1 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नंबर 2 यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 3 बेटा एनी अदर सिक्योरिटी लिस्टेड इन इंडिया अदर देन यूनिट्स। एंड नंबर 4 आपका जीरो कूपन बॉन्ड। रट लो बेटा, इनको क्रैम कर लो, रिपीट करो। नंबर 1 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नंबर 2 यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 3 आपका बेटा एनी अदर सिक्योरिटी लिस्टेड इन इंडिया अदर देन यूनिट्स। एंड नंबर 4 जीरो कूपन बॉन्ड। ये 4 असेट बेटा अगर 12 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर होंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये 4 असेट अगर 12 महीने के बाद ट्रांसफर होंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कैटेगरी ए में बेटा ये 4 असेट थी। कैटेगरी बी में बेटा 3 असेट थी, लैंड, बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स। तो ये असेट बेटा आपकी, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था बच्चे, 24 महीने। अगर 24 महीने के अंदर अंदर बेटा ये बिकेंगी, लैंड, बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर, कैपिटल गेन आपका बच्चे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 24 महीने के बाद बिकेंगी, कैपिटल गेन आपका बच्चे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और जो कैटेगरी ए में और बी में नहीं आएंगी, वो बाकी सारी एसेट्स किस में चली जाएंगी बेटा आपकी, 36 महीने में। 36 के बाद बेचेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 36 के अंदर अंदर बेचेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। असेट नहीं लिखी कि 36 में कौन सी आएंगी, इसमें खाली ये लिखा है जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में नहीं आएंगी, वो सारी एसेट किस में आ जाएंगी बेटा आपकी, कैटेगरी सी में आएंगी। तो एक बार मैं चाहता हूं बेटा ए और बी वाले नाम दोबारा बोल दो, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ए में 4 एसेट्स थी बेटा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटा, एनी अदर सिक्योरिटी लिस्टेड इन इंडिया अदर देन यूनिट्स। एंड नंबर 4 जीरो कूपन बॉन्ड। ये 4 असेट 12 महीने के अंदर ट्रांसफर होंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद ट्रांसफर होंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा बेटा कैटेगरी बी में 3 असेट थी, लैंड, बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर। 24 महीने के अंदर बिकेंगे बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 24 महीने के बाद बिकेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो असेट बेटा आपकी ए और बी में नहीं आएंगी, वो बाकी सब बाय डिफॉल्ट किस में चली जाएंगी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी का पीरियड ऑफ होल्डिंग है बेटा 36 महीने। 36 महीने के अंदर बिकेंगी शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद बिकेंगी बेटा आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये था बेटा। इसमें आपको स्टूडेंट लेवल पे जो याद रखने लायक चीजें हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग रट लेना, 24 महीने है बेटा इसका पीरियड। एक शेयर्स याद कर लेना, लिस्टेड के केस में शेयर 12 महीने, अनलिस्टेड के केस में 24 महीने। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आते हैं, इसलिए मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। लैंड, बिल्डिंग तो वैसे याद कर लो कितने हैं बेटा, 24 महीने। शेयर्स लिस्टेड है तो बेटा 12, अनलिस्टेड है तो बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने कंसीडर होगा। तो ये हो गया बेटा अपना पॉइंट नंबर 3। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये टाइप ऑफ कैपिटल असेट। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद मैंने लिया था मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। 2 टाइप से कैपिटल गेन है बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताना कैसे कंप्यूट करते थे, सेल्स कंसीडरेशन लो या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लो। सेल्स के कारण कैपिटल गेन है तो सेल्स कंसीडरेशन लिखते थे, अदर देन सेल के कारण कैपिटल गेन है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिखते थे।
उसमें से तीन चीजें माइनस होती थी बेटा। नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सुनने पे ध्यान दो बेटा, सुनने पे ध्यान दो। तीन चीजें माइनस करो सेल्स कंसिडरेशन में से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। पहले एक्सपेंसेस पे आता हूं। खर्चे दोनों टाइम होते हैं, खरीदते टाइम भी होते हैं, बेचते टाइम भी होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट बेटा आपका, खरीदते टाइम जो खर्चे हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनते हैं, बेचते टाइम जो खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आते हैं। दोबारा बोलो, खरीदते टाइम भी खर्चे होते हैं, बेचते टाइम भी खर्चे होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस टाइम भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ब्रोकरेज कमीशन देते हैं। बेचते हैं उस टाइम भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ब्रोकरेज कमीशन देते हैं। परचेज के टाइम जो खर्चे हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनते हैं। सेल के टाइम जो खर्चे हैं बेटा वो अलग से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में आते हैं। ए टू जेड सारे खर्चे कंसीडर करने होते हैं, एक को छोड़ के बेटा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब परचेज करो कॉस्ट का पार्ट मत बनाना बेटा, और सेल के टाइम जब पे करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में ये कंसीडर नहीं होता। कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हम क्या करते हैं बच्चे, इग्नोर करते हैं। इसके अलावा बाकी ए टू जेड खर्चे जितने भी हुए हैं, परचेज के टाइम हुए हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनाओ बेटा, सेल के टाइम हुए हैं अलग से शो कर दो एज ए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ये हो गया जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में वो इंप्रूवमेंट लेते हैं जिससे असेट की वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है। इन्हें कैपिटल इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर था बेटा, मैंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर था उसके ऊपर मैंने सेकंड फ्लोर बना दिया, खाली प्लॉट बना हुआ था मैंने उसकी फेंसिंग करवा दी, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल इंप्रूवमेंट। ये इंप्रूवमेंट क्या करनी होती है बच्चे, माइनस करनी होती है। तो ये तीन चीजें माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड नंबर 3 आपका बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल के आ जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाउ टू कंप्यूट बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है बेटा। सेल्स कंसीडरेशन में से माइनस करो बेटा तीन चीजें। एक तो यहाँ माइनस क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड नंबर 3 आपका बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में तो सेम नोट वो जो मैंने शॉर्ट टर्म में बोला था, परचेज वाले बेटा कॉस्ट का पार्ट है, सेल वाले अलग से नजर आते हैं एज ए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सारे खर्चे लेने होते हैं किसको छोड़ के बेटा, एक को छोड़ के, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसे परचेज के टाइम भी इग्नोर रखना, सेल के टाइम भी बेटा इग्नोर रखना। दो चीजें हैं बेटा आपकी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर कैसे इंडेक्स करते हैं, सीधा क्रक्स फॉर्म में बोलना, फॉर्मूला नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो, ऊपर उस साल का सीआईआई जिस साल असेट ट्रांसफर हुई है, और डिनोमिनेटर में उस साल का सीआईआई जिस साल असेट हेल्ड करी है। और हेल्ड अगर 2001 से पहले करी है तो 1 अप्रैल 2001। ऊपर उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल असेट ट्रांसफर हुई, डिनोमिनेटर में उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल असेट हेल्ड करी, और हेल्ड अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले करी है तो बेटा आप क्या लोगे साहब, 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्सेशन जो कितना है 100, सीधा 100 ही याद कर लो। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो जिस साल आपने हेल्ड करी उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा, और न्यूमरेटर में किस साल का आता है बेटा, जिस साल असेट आपने क्या करी है बच्चे, ट्रांसफर करी है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, असेट एक्वायर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2021। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था बेटा, सबसे पहले तो क्या देखो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, 21 क्यों लिख रहा हूं मैं, 2001। असेट एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक कर लिया। यस सर। तो हम क्या देखते थे, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और इसको किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल कॉस्ट ना, स्टैम्प वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। हम इसका लेते थे पहले विच एवर इज लेस, फिर ये जो विच एवर इज लेस निकल के आता था इसको कंपेयर करते थे हम एक्चुअल कॉस्ट से, और फिर क्या लेते थे हम, whichever is higher. विच एवर इज हायर, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती थी जो कि इंडेक्स होगी।
वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती थी बेटा, जो क्या होगी साहब, इंडेक्स होगी। तो एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 दो, स्टैम्प वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लो बेटा। उन दोनों का क्या ले लो, पहले विच एवर इज हायर, फिर उसको कंपेयर कर दो, विच एवर इज लेस सॉरी, फिर उसको कंपेयर कर दो एक्चुअल कॉस्ट से। विच एवर इज हायर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हम इंडेक्स करेंगे। और इंडेक्स करते वक्त मैंने आपको बताया था ऊपर किस साल का इंडेक्सेशन, कौन सा? डिनोमिनेटर में जिस साल हेल्दी है या फिर वो 2001 से पहले है ना। यस सर। हाँ, तो इसका तेजी से एग्जाम्पल देखें बेटा। यस सर। सब 2001 से पहले खरीद रखी हैं, ध्यान रखना ये। हाँ, FMV as on 1st April 2001, stamp value as on 1st April 2001, actual cost, और आपको बताना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो। 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख। सर 10 लाख। तो इस केस में बेटा पहले तो ये लो 10 और 12 विच एवर इज 10 लाख, 10 लाख और फिर दूसरे में 10 और 6 विच एवर इज, हायर 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा मेरी 10 लाख, जिसको हम इंडेक्स करेंगे, राइट। यस सर। केस बी में बेटा ये 10 लाख, ये 6 लाख, और ये आपका बेटा 5 लाख। 6 लाख। तो इस केस में पहले तो ये वाला स्टेप लगाओ, इन दोनों का क्या लेंगे, विच एवर इज लेस 6 लाख, फिर 6 और 5 विच एवर इज, हायर। तो कितने को इंडेक्स करेंगे, ये आंसर नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। 6 6 लाख, इसको इंडेक्स करेंगे ऊपर उस साल का नंबर जिस साल ट्रांसफर होगा, डिनोमिनेटर में 100। केस सी 10 लाख, ये है ही नहीं, ये 8 लाख। 10 लाख जरूरी नहीं है ना कि हर प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू हो, यस सर। तो बस फिर तो सीधा इन दोनों को ही कंपेयर कर दो, विच एवर इज हायर। 10 लाख। ठीक है, यस सर। ये था बेटा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन टोटलिटी। 2001 के बाद है फिर कोई दिक्कत नहीं, 2001 से पहले है तो आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है बेटा। एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और स्टैम्प वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, पहले तो हम लेंगे उसका विच एवर इज लेस, फिर जो विच एवर इज लेस निकल के आएगा उसको एक्चुअल परचेज प्राइस से कंपेयर कर देंगे, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा बेटा ये अपना क्या मान लिया जाएगा साहब, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे बच्चे, इंडेक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमने लिया था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यस सर। इसको भी सीधा करेक्ट फॉर्म में बोलो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लो इनटू ऊपर किस साल का नंबर, ट्रांसफर। जिस साल एसेट ट्रांसफर हुई, डिनोमिनेटर में किस साल का नंबर हेल्ड या फिर वो 100 अगर है, जिस साल इम्प्रूवमेंट करवाई, यस सर। हेल्ड परचेज में लेते थे, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट के केस में जिस साल इम्प्रूवमेंट हुई। और इम्पोर्टेंट नोट था बेटा इसमें, 1 अप्रैल 2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट हमेशा इग्नोर करनी है। यस सर। 1 अप्रैल 2001 से पहले जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई है वो ऑल टुगेदर क्या करनी है बेटा, इग्नोर करनी है। और इम्प्रूवमेंट बेटा हमेशा इंडेक्स होंगी अगर लॉन्ग टर्म है, चाहे वो करंट ओनर ने करवाई हो चाहे वो प्रीवियस ओनर ने करवाई हो। यस सर। हो सकता है फादर ने इम्प्रूवमेंट कराई थी बेटा, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से मेरे पास आ गई और मैंने भी इम्प्रूवमेंट कराई है, तो सारी इम्प्रूवमेंट इंडेक्स होती हैं, चाहे वो करंट ओनर ने कराई हो चाहे वो बेटा प्रीवियस ओनर ने करवाई हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक इकट्ठा करो। नंबर 1 चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट यूलिप। यस सर। नंबर 3 आपका बेटा टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। यस सर। उसके बाद ये I2 और I2। उसके बाद बेटा मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उसके बारे में बेसिक ही मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैंने कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट कैरी करूं 1 बाय 1। यस सर। चलो जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा लिया था बेटा, कॉन्सेप्ट बोलते रहो बस मुझे। सर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस। तो मैं करेक्ट फॉर्म में थोड़ा स्पीड तेज रखूंगा बेटा मैं। हाँ, आपके सामने नोट्स हैं, अपना नोट सामने रखना आप। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस कुछ भी हो सकता है। मिस्टर ए, इसने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी 1 सितंबर 2005 को 5 लाख रुपए की।
ये प्रॉपर्टी इसने गिफ्ट में दे दी, विल में दे दी मिस्टर बी को, कोई भी एक डेट 16 अक्टूबर 2020, इस दिन एफएमवी है 25 लाख और मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी आपकी बेटा 10 नवंबर 2021 को। आपके सिलेबस में 21-22 है ना, ये प्रॉपर्टी बिक गई बेटा 40 लाख की। बस सुनने पे ध्यान देना। सेक्शन 47 ने बोला जिस टाइम ये गिफ्ट विल इनहेरिटेंस हुआ उस टाइम तो कोई कैपिटल गेन नहीं। किसके कारण? सेक्शन 47। तो जिस टाइम ये मिस्टर बी को क्या मिली है बेटा, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिली है, उस टाइम तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं। हाँ, कल को जब ये बेचेगा उस टाइम उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे बेटा, प्रीवियस ओनर से, याद है? पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से। अकॉर्डिंगली नेचर क्या आ जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म। हाँ, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से। कितने का बेचा है बेटा इसने? 40 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाती थी बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख या 5 लाख है? रिवाइज कर रहे हैं आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते थे, तो 5 लाख इंटू इंडेक्सेशन ऊपर करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है बेटा, 21-22 का इंडेक्सेशन नंबर याद कर लो ना, कितना था 317। और डिनोमिनेटर में इंडेक्सेशन भी याद हो तो बेटा बैक डेट का लेते थे, 1 सितंबर 2005 का मतलब 5/6 117। तो 3 चीजें याद रखने लायक थी बेटा, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 3। यही था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। तेजी से बोलूं, अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिली है तो जिस टाइम मिली है उस टाइम तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47। पर कल को जब भी कभी बेचेंगे उस टाइम कैपिटल गेन लगेगा। जब बेचेंगे तो सेल्स कंसीडरेशन हमारे पास होगा। दिक्कत पूरे चैप्टर में 2 होती हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाए। लो ने क्लियर कर दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर का होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का होगा। और मंजुला जे शाह बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी, इंडेक्सेशन भी बैक डेट से ही स्टार्ट होगा। तो तीनों चीजें बैक डेट से चलेंगी बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर और इंडेक्सेशन भी बेटा आपका प्रीवियस ओनर। क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करने के पीछे मत भागना, खाली कॉन्सेप्ट पे रहो, एक एक लाइन में खत्म करो और आगे बढ़ो। सबसे पहला बोलो बेटा, जिस टाइम गिफ्ट विल इनहेरिटेंस हुई उस टाइम कोई कैपिटल गेन नहीं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47। हाउएवर कल को जब असेट बेचेगा उस टाइम तो कैपिटल गेन लगेगा, जितने का बिका वो सेल्स कंसीडरेशन। अब आप पार्टिसिपेट करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे बेटा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लेंगे बेटा, कहां से, जब से प्रीवियस ओनर ने खरीदा। और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी कहां से मिलेंगे, प्रीवियस ओनर से। ये था बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर। नो सर। स्पीड ठीक है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। मैंने बेटा 15 जुलाई 2008 को एक अर्बन लैंड खरीदी थी 5 लाख रुपए की। ये मेरी क्या है, कैपिटल एसेट। मैंने 16 अक्टूबर, कोई भी डेट है, रैंडमली ले रहा हूं मैं, 2019 को प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू करा तो मैंने कैपिटल एसेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में। इस दिन इसकी एफएमवी बढ़ के हो गई बेटा 25 लाख। और ये स्टॉक कभी ना कभी तो बिकेगा। ये जाके बिका बेटा आपका 10 नवंबर 2021 को। सेल प्राइस ऑफ स्टॉक 40 लाख। ये इंफॉर्मेशन है। पहले मैंने बेटा कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा स्टॉक इन ट्रेड में
और फिर मैंने ये स्टॉक इन ट्रेड क्या कर दिया बेटा, सोल्ड आउट कर दिया। तो लो ने बोला जैसे ही कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगी ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर उस साल होगा जिस साल बेटा ये कन्वर्जन हुआ, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल आप ये बेटा एसेट को बेचोगे। तो बेटा ट्रांसफर किस साल माना जाएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, जब ये स्टॉक में 16/10/2019 दैट इज 1920 पर कैपिटल गेन किस साल लगेगा, 21 में सोल्ड आउट 10th होगा of November जब ये बिकेगा, दैट इज 21/20 21-22। कैपिटल गेन सेल पे लग रहा है या कन्वर्जन पे लग रहा है, ड्यू कन्वर्जन पे हो गया था, ड्यू कन्वर्जन पे हो गया था, पर लो ने वेट करा कब तक, सेल तक, जब तक सेल नहीं होगी। किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, FMV as on date of conversion. FMV एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। इसमें से माइनस कर लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस 5 लाख को। हाँ याद रखना जब पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, अप टू द जी सर ट्रांसफर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। हाँ जी सर तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो आपका हो जाएगा बेटा ये चलेगा 15 जुलाई 2008 से 16 अक्टूबर 2019 तक बेटा। इनफैक्ट एक दिन पहले लेते हैं ना, पूरा ही सोल्व कर दूं, 15 लेंगे। हाँ जी सर पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। चलो बोलना जरा बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो, कब से स्टार्ट होगा, 15/17/2008 16 October. 15 दिन होगा ना, पहले। 15 हाँ, अक्टूबर 2019। 19. एक तो ये इम्पोर्टेंट है, नेचर हो गया लॉन्ग टर्म। यस सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है बेटा, 25 लाख FMV. यस फेयर मार्केट वैल्यू, दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख 5 लाख इनटू ऊपर जिस साल ये ट्रांसफर हुआ 19-20 का इंडेक्सेशन आएगा बेटा, ध्यान रखना 1920 का 289, ये इम्पोर्टेंट है। और डिनोमिनेटर में जब खरीदा 8 9 8 9 का 137। आपको याद नहीं करना है ये, कि यहाँ पे याद करो, ये तो आते हैं Yes, sir. हाँ एग्जाम में मिलेंगे ये आपको इंडेक्सेशन है। हाँ जी सर सर हम भी ऐसे लिखेंगे जितना जल्दी आप लिख रहे हैं, और क्यों बेकार में याद कर रहे हो, मिलेंगे वो इंडेक्स कर लेना, बाकी फिगर जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट टैक्सेबल इन द ईयर When asset is sold. व्हेन असेट इज, दैट इज 21 21-22। अब क्योंकि स्टॉक बिका है तो उस टाइम बिजनेस इनकम भी निकलेगी। यस सर Sir. बिजनेस इनकम कितनी निकलेगी, सेल प्राइस ऑफ स्टॉक 40 लाख कॉस्ट ऑफ स्टॉक यस सर माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक, वो फेयर मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट मानी जाती है। यस सर 25 लाख मैं बेटा रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए ये घसीटे मार रहा हूँ मैं ऐसे, हाँ जी सर नॉर्मल क्लास में समझा रखा है। ये क्या आ जाएगी, Business income. बिजनेस इनकम करें रिवाइज। हाँ जी सर Yes, sir. कैपिटल असेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर ही आपका बेटा कैपिटल गेन के लिए चार्जेबल हो जाएगा। ड्यू उस साल जिस साल ये कन्वर्ट करा, पर लगेगा उस साल जिस साल ये स्टॉक बिकेगा। सर इस केस में किस वैल्यू पे बेटा कैपिटल गेन लगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग जब निकालें डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ कन्वर्जन तक लेना, और इंडेक्सेशन जब करो ऊपर उस साल का नंबर लेते हैं जिस साल ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर किसको माना है बेटा, कन्वर्जन को माना है। बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल गेन निकल के आ जाएगी, और क्योंकि अब जिस साल स्टॉक बिक रहा है उस साल बिजनेस इनकम और निकाल लेना। सर कैसे निकलती है बिजनेस इनकम, सेल प्राइस ऑफ स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या माना जाएगा बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये अपने आप में क्या करता है बेटा, डबल रोल प्ले करता है। कैपिटल गेन के लिए यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और पीजीबीपी के लिए यही कॉस्ट ऑफ स्टॉक है। यस सर मेकिंग सेंस बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन अपने आप में डबल रोल प्ले करता है। यही तो एक तो बेटा कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और यही आपका बेटा क्या है साहब, आपका बिजनेस इनकम के लिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक है।
वाइंड अप हुआ बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसी के साथ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, अगर इसका उल्टा हो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, वो पीजीबीपी में आता था बेटा सेक्शन 28 में। अगर इसका उल्टा हो जाए कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट देन बिजनेस इनकम शैल अराइज। कितनी होगी बेटा, एफएमवी देख लो, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो जो टाइम लगता है वो तो खाली इस पे लगता था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, इसका अगर वाइस वर्सा कर दें तो बोलो ना, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। FMV as on date of transfer. कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू Capital asset. ट्रीटेड एज Business income. business income, तो एफएमवी ऑफ स्टॉक एज ऑन Transfer. डेट ऑफ कन्वर्जन yes sir, माइनस कॉस्ट cost of बैलेंसिंग फिगर बिजनेस stock, income, इनकम। ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने इकट्ठे निपटाए थे इसके साथ, ठीक है। Yes sir. yes sir, कितने कॉन्सेप्ट हो गए बेटा आपने, पहला गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, दूसरा ले लिया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा ये बना दो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। चौथा बेटा इसके बाद मैंने लिया होगा मेरे ख्याल सेक्शन 50C, ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, yes sir, किसी को याद हो बेटा क्या था। स्टैम्प वैल्यू देखो बेटा, सेल प्राइस देखो, स्टैम्प वैल्यू देखो प्रॉपर्टी की और सेल प्राइस देखो। अगर बेटा आपकी स्टैम्प वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है तो स्टैम्प वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन लगता था, और अदरवाइज बेटा आपका सेल प्राइस के ऊपर सेल कैपिटल प्राइस गेन लगता था। तो क्या लो बनाया था, स्टैम्प वैल्यू एक्सीडिंग 110% of sale price, Sale price. देन Stamp value shall. चार्जेबल टू कैपिटल गेन, अदरवाइज actual Sale sale price. price, एक्चुअल सेल प्राइस चार्जेबल टू। Capital capital gain. gain, वेरी गुड, एग्जाम्पल बना देते हैं इसका जल्दी से। एक्चुअल सेल प्राइस 1 करोड़, स्टैम्प वैल्यू 90 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाए। क्या स्टैम्प वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है, बराबर भी नहीं है, कम है, Yes sir. तो इस केस में किसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, Actual sale actual sale price. price 1 crore, 1 करोड़ के ऊपर। केस बी, ये 1 करोड़ 100 लाख लिख दूं बेटा, हाँ Yes sir, sir. ये 105 लाख। स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा तो है पर 110% से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में बेटा 100 lakh. एक्चुअल सेल प्राइस। केस सी 100 लाख 110 लाख, 100 lakh. स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा तो है पर 110% से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में बेटा एक्चुअल सेल प्राइस, 100 lakh, इसके ऊपर कैपिटल गेन। ये 100 लाख, ये 125 लाख, 125 lakh, तो इस केस में बेटा 125 लाख, क्योंकि अभी 110% से ज़्यादा हो गया तो आपका स्टैम्प वैल्यू शैल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन। इस वैल्यू के ऊपर हम क्या करते थे बेटा, कैपिटल गेन लगाते थे, ठीक है। Yes sir. ये करवाया था मैंने। फिर आपको मैंने ये बताया था बेटा कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ एक्चुअल में बेटा सेल प्राइस जेन्युइनली कम है और स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है। कोविड के बाद ये समस्याएं पड़ गई थी बेटा, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही किसी भी रेटों में, स्टैम्प वैल्यू बढ़ती जा रही है, मार्केट वैल्यू क्या आती जा रही है साहब, नीचे आती जा रही है। जैसे इस केस में मैं चिल्ला रहा हूँ मेरा एक्चुअल सेल प्राइस यही है, पर प्रियो क्या कह रहा है, एओ मैं तो 125 लूंगा और विच एवरेज हायर क्या कर दूंगा, कंसीडर कर दूंगा ना 110 से ज़्यादा होते ही। yes sir, तो इसके लिए क्या रास्ता बताया था बेटा, इफ असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद स्टैम्प वैल्यू, वो क्या कर देगा बेटा, अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर देगा एओ के सामने। एओ मैटर किसके पास पहुंचा देगा बेटा, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। valuation officer, अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा। अगर उसने कम वैल्यू डिटरमाइन करी तो कम कंसीडर होगी,
और अगर उसने ज्यादा वैल्यू डिटरमाइन करी तो स्टैंप वैल्यू ही कंसीडर हो ना। मान लो यही वाला केस है ना, मैं कह रहा हूँ जी 125 लाख की स्टैंप वैल्यू ये गलत है, मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दी, मैटर किसके पास पहुंच गया, वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर। अब अगर उसने 125 से कम बता दी तो 125 से कम वाली वैल्यू स्टैंप वैल्यू मानी जाएगी, और अगर उसने 125 से ज्यादा बताई तो 125 शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक, और वो जो भी वैल्यू बताएगा उसमें 10% वाला मार्जिन उसमें भी लगेगी क्लोज वो। यस सर। ठीक, ये था बेटा आपका स्टैंप वैल्यू सेक्शन 50C। किस दिन की स्टैंप वैल्यू लेनी होती है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन की, या जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन की। याद हो तो बेटा, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन की बेटा क्या करते हैं, स्टैंप वैल्यू लेते हैं, सब्जेक्ट टू सारा का सारा पैसा या कुछ पैसा उस दिन मिल जाए थ्रू एनी मोड अदर देन कैश। हाँ जी सर, अभी कुछ मिल गया। तो बस ये क्रक्स फॉर्म में आपको याद रखना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे, पर अपना पर्पस एग्जाम का भी सोल्व हो जाएगा बेटा। सबसे पहला तो बोलो, सेक्शन 50C लगती है केवल और केवल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलती है बेटा ये, अगर स्टैंप वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा हो गई तो स्टैंप वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा साहब, कैपिटल गेन के प्रोविजन लगेंगे। ठीक है जी। हावेवर अगर एसएससी चैलेंज कर देता है स्टैंप वैल्यू को तो बेटा मैटर चला जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैंप वैल्यू से कम वैल्यू बताई तो कम कंसीडर होगी, अगर स्टैंप वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बताई तो ज्यादा नहीं, वो स्टैंप वैल्यू फिर क्या हो जाएगी बेटा आपकी कंसीडर हो जाएगी। ठीक, दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 50C। और ये प्रोविजन मैंने बताया था बेटा, म्यूटेटिस मुटेंडिस पीजीबीपी पे भी लगेंगे। वहां सेक्शन अलग थी, 43CA थी वहां पर बेटा। Yes, अब जिसका काम है बेटा अंसल डीएलएफ, उनके ऊपर तो ये 50C लगेगी नहीं, वो तो पीजीबीपी हेड में जा रहे हैं, तो वो क्या किसी भी रेट पे ट्रांसफर कर दें? नो। फिर पीजीबीपी में मैंने पढ़ाया था ना बेटा 43CA, वो भी एज यूजुअल चलती है पैरेलली। yes, sir. ये वाइंड अप हो गया बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये, सर फोर्थ। 4 था बेटा सेक्शन 50C। कॉन्सेप्ट नंबर 5 छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर याद हो आपको, क्या था? इंश्योरेंस क्लेम भी है रहा है। इंश्योरेंस क्लेम ले लूंगा बेटा, अच्छा छूट गया क्या, इंश्योरेंस क्लेम ही ले लूंगा। चलो एक बार 50C ले लूं, CA, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे पढ़ाता हूं ना मैं। ये किस केस में लगती है? अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में बेटा एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमवी ऑफ शेयर्स। और FMV ऑफ शेयर्स Whichever is whichever is हायर shall be चार्जेबल टू कैपिटल गेन। chargeable to capital gain। ये था बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, yes, sir. ये खाली अनलिस्टेड शेयर्स के केस में, लिस्टेड में मत कर देना बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 इंश्योरेंस क्लेम। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वानिया सिल्क मिल, असेट डिस्ट्रॉय हुई, उसके बदले क्या आपको बेटा कंपनसेशन मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला, उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा बेटा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर उस जजमेंट को क्या कर दिया था बेटा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था और नई सेक्शन बना दी थी 45(1)A। 45(1)A ने बोल दिया था बेटा अगर कोई कैपिटल एसेट डैमेज डिस्ट्रॉय हुई आज के टाइम उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, कैपिटल गेन लगेगा। पर ये कैपिटल गेन लगेगा उस साल जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम कैश में मिला, कैश ले लो, अगर कोई असेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लो, और अगर दोनों मिले बेटा कैश प्लस असेट तो कैश और असेट की क्या ले लो बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3-4 जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ट्रांसफर उस साल है जिस साल असेट डैमेज हुई है, बट कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग जब निकालेंगे अप टू द डेट ऑफ डैमेज डिस्ट्रक्शन देखेंगे। और नंबर 3 बेटा जब इंडेक्सेशन करेंगे ऊपर किस साल का नंबर आएगा, इंडेक्सेशन नंबर, जिस साल असेट क्या हुई है बेटा, ये डैमेज हुई है, उस साल का क्या करेंगे आप, इंडेक्सेशन नंबर लेंगे। और किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगेगा, अगर कैश में मिला है बेटा आपको तो आप क्या ले लेंगे साहब, कैश कंसिडरेशन, अगर एसेट इन काइंड मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर दोनों मिले हैं तो बेटा दोनों को क्या कर लेंगे बच्चे, कंसीडर कर लेंगे। पर लगेगा उस साल जिस साल ये क्लेम आपको रिसीव होगा, ट्रांसफर उस साल जिस साल असेट आपकी क्या हुई है बच्चे, डैमेज हुई है। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 7, सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म।
Yes, sir. सीधा करेक्ट फॉर्म में बताना बेटा। डीमेट फॉर्म में ये नहीं पता चलता कौन से शेयर बिके हैं, वहां तो नंबर वाइज कम हो रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकालेंगे, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग जो निकालेंगे, FIFO मेथड से फर्स्ट आउट वो निकलेगा बेटा एज पर फीफो मेथड। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसके बाद मैंने लिया था बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 8, 8. एडमिशन ऑफ पार्टनर इन फर्म। एडमिशन ऑफ Partner in firm. पार्टनर। सेक्शन 45(3) है बेटा ये। अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस होना चाहता है तो उसको कैपिटल में क्या करना पड़ेगा बेटा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैश में करता है, किसी टाइप की कहीं कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, पर अगर उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे असेट दे दी तो बेटा यही ट्रांसफर मान लिया जाएगा चार्जेबल टू कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगे? अमाउंट रिकॉर्डेड बाय फर्म इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्म ने रिकॉर्ड करा वो वैल्यू माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल गेन निकल के आ जाएगी और ये टैक्सेबल होगी बेटा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। क्लियर? तो दोबारा बोलता हूँ, मैं बेटा शिव एंड एसोसिएट में एक फर्म है, मैं उसमें पार्टनर बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है जी एडमिट कर लेंगे, पर आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे 50 लाख रुपए आपका शेयर है। ये 50 लाख रुपए अगर मैंने कैश में दे दिए, किसी टाइप की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, पर ये 50 लाख के बदले मैंने बेटा शेयर्स दे दिए, बिल्डिंग दे दी, कैपिटल असेट है ये सब, तो ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा और पार्टनर के हैंड में कैपिटल गेन लगेगा। किस वैल्यू पे लगेगा बेटा? आपका अमाउंट रिकॉर्डेड बाय फर्म इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो वैल्यू ले लेंगे, माइनस कर देंगे बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये था बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू पार्टनर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें इस साल से ड्रेस्टिक चेंज है, वो आपने पढ़ा नहीं, आपने अभी ये पुराने वाला पढ़ रखा है। वो अलग बात है कि पुराने वाला भी काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय Firm to partner. To- Resolution. पार्टनर एट द टाइम ऑफ Dissolution of firm. Dissolution of डिसोल्यूशन भी था और रिटायरमेंट भी था, firm. दोनों थे। Yes, sir. डिसोल्यूशन के टाइम अगर बेटा फर्म पार्टनर को कुछ बांटती है, रिटायरमेंट के टाइम फर्म अगर पार्टनर को कुछ देती है, तो ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उसके ऊपर क्या लगेंगे बेटा? प्रोविजन लगेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट के टाइम स्टॉक दिया फर्म पार्टनर, तो जरा जल्दी जल्दी बोल दो तो सीधा। PGBP स्टॉक दिया तो क्या लगेगा बेटा? PGBP के जाएगी. पीजीबीपी किसके हैंड में? फर्म के हैंड में। firm के किस वैल्यू पे? FMV. Daily Minus. transfer कीजिए. Cost of stock. Cost of stock. पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, Yes, sir. फर्म के हैंड में। यही कराया था। Yes, Yes, sir. sir. फिर एक पार्टनर को याद हो हमने दी थी डेप्रिशिएबल असेट। Yes, sir. डेप्रिशिएबल कैपिटल असेट, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। Yes, sir. तो इस केस में क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा। और इस केस में एफएमवी की जगह, ओ सॉरी एफएमवी तो देखते थे, Daily transfer. पर माइनस बेटा कॉस्ट ना करके डब्ल्यूडीवी माइनस करते थे ना। Yes, sir. और बैलेंसिंग फिगर हमेशा याद हो तो Short term capital gain. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और फिर एक पार्टनर को हमने क्या दे दी थी बेटा? Non-depreciable asset. तो उस केस में भी क्या लगता था? कैपिटल गेन। Yes, sir. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता था। एक तो नॉन डेप्रिशिएबल का एग्जांपल क्या होता था? लैंड। तो इसमें भी क्या लेते थे? एफएमवी FMV minus COA या ICOA. ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, माइनस क्या करते थे? Cost of acquisition और indexation cost of acquisition. बैलेंसिंग फिगर शॉर्ट टर्म भी हो सकती थी और Long term भी. लॉन्ग टर्म भी। फाइनेंस एक्ट 2021 से इसमें ड्रेस्टिक चेंज है, वो मैं अमेंडमेंट वाली क्लास में ले लूंगा बेटा।
Okay, sir. सर इसका मतलब ये खत्म हो गया क्या? ना 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 ना, याद ज़्यादा- रखना है, याद रखना है, ये काम आएगा, ये सेक्शन थोड़ी intro सफल दे हुई दो है। अमेंडमेंट का, अगर वो क्लास ना देख पाए तो फिर इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है सर। टाइम फिर आप लगेगा, amendment- आधा पौना अभी घंटा कल ही- लगेगा इसमें, सर कल ही कराओगे ना आप अमेंडमेंट? कल ही निपटा दूंगा ना मैं। हाँ फिर तो ठीक है। ठीक है भाई। हाँ Yes, जी sir. अब इसमें नई सेक्शन आई है, एक 9B 45(4), दो सेक्शन इकट्ठी जुड़ी है, 9B और 45(4, वो बताऊंगा मैं, अभी लूंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे, पर आप ये मत Yes, समझना sir. कि ये अबॉलिश हो गया, ये आज भी एज इट इज है। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें वो मैं बताऊंगा, अभी आप खिलाफ इतना ही याद रखो। ये था बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। कॉन्सेप्ट नंबर 10 Compulsory acquisition. कंपल्सरी एक्विजिशन, इसको बोलता हूं बेटा। अगर मेरी कोई एसेट कंपल्सरी एक्वायर हुई है तो लॉ ने कंपल्सरी एक्विजिशन को क्या मान लिया बेटा? ट्रांसफर मान लिया, अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू कैपिटल गेन। पर कैपिटल गेन लगेगा उस साल जिस साल मुझे बेटा ये कंपनसेशन क्या होगा बच्चे? रिसीव होगा। कंपनसेशन बेटा, इंटायर कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाता है फर्स्ट इंस्टांस में, चाहे वो बिट्स एंड पीसेस में क्यों ना मिले। एग्जाम्पल से लेता हूं, मैंने 2005 में एक अर्बन लैंड खरीदी थी, 2019 में उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन फिक्स कर दिया मेरा 50 लाख रुपए, पर वो कंपनसेशन जाके मिला बेटा मुझे 21-22 में। तो ट्रांसफर तो मेरा उसी साल मान लेंगे जिस साल गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर करा, पर ये टैक्सेबल उस साल होगा बेटा जिस साल मुझे क्या मिलेगा साहब? ये कंपनसेशन रिसीव होगा। 50 लाख का कंपनसेशन था, अभी केवल 10 लाख मिला, टैक्सेबल 10 नहीं होगा बेटा, इंटायर 50 लाख हो जाएगा। हाँ, कल को जब मिला हुआ बचा हुआ 40 लाख मिलेगा, देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। तो पहला पॉइंट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट ट्रीटेड एज ट्रांसफर चार्जेबल टू कैपिटल गेन। दूसरा पॉइंट, कैपिटल गेन शैल अराइज इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव। तीसरा पॉइंट बेटा, इंटायर कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन फर्स्ट इंस्टांस। सारा का सारा एक बारी में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो बिट्स एंड पीसेस में क्यों ना मिल रहा हो। हाँ, कल को जब बचा हुआ मिलेगा देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अब इस केस में बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक का लेंगे? जिस दिन परचेज करा स्टार्ट वहां से, खत्म कब करना है बेटा? जिस दिन कंपल्सरी एक्वायर हुई वहां तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग। और जब इंडेक्सेशन करेंगे तो इंडेक्सेशन में ऊपर किस साल का आएगा बेटा? जिस साल कंपनसेशन मिला या जिस साल कंपल्सरी एक्वायर हुआ? Compulsory एक्वायर हुआ। ऊपर उस साल का इंडेक्सेशन बेटा जिस साल वो कंपल्सरी एक्वायर होगा। करें इकट्ठा यहां तक एक बार, फिर आगे लेके चलता हूं, इसमें बहुत कुछ है बेटा। अगर मेरी बेटा कोई भी कैपिटल एसेट लॉ ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली तो ये कंपल्सरी एक्विजिशन ट्रांसफर माना जाता है और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। पर कैपिटल गेन लगेगा उस साल जिस साल बेटा मैंने ये क्या करा है साहब? कंपनसेशन रिसीव करा है। कंपनसेशन सारा का सारा फर्स्ट इंस्टांस में टैक्सेबल हो जाता है, चाहे ये इंस्टॉलमेंट में क्यों ना मिले। 50 लाख में से अभी केवल 10 लाख ही मुझे मिला है, टैक्सेबल पूरा 50 लाख होगा। हाँ, कल को जब बचा हुआ 40 लाख मिलेगा देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दो चीजें याद रखना, पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग जब आप निकालोगे तो जिस दिन कंपल्सरी एक्वायर हुआ उस दिन तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। एंड नंबर 2, न्यूमरेटर में इंडेक्सेशन जब करेंगे ऊपर उस साल का इंडेक्सेशन नंबर आएगा जिस साल ये असेट क्या हुई है बच्चे? कंपल्सरी एक्वायर हुई है। फिर इसके बाद मैंने लिया था बेटा इसी कॉन्सेप्ट में ही इनहांस कंपनसेशन। गवर्नमेंट ने मेरा कंपनसेशन फिक्स किया 50 लाख रुपए, मैं उस कंपनसेशन से बेटा सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने सिविल कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मैं जीत भी गया और कोर्ट ने मेरा कंपनसेशन 50 लाख से बढ़ा के कर दिया बेटा 70 लाख। ये जो 20 लाख का मुझे एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिला है, इस कंपनसेशन को बोला जाता है बच्चे इनहांस कंपनसेशन। सर क्या ट्रीटमेंट होती है इनहांस कंपनसेशन की? पॉइंट नंबर 1, इनहांस कंपनसेशन शेल ऑल्सो चार्जेबल टू कैपिटल गेन। पॉइंट नंबर 2, इनहांस कंपनसेशन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये रिसीव होगा। पॉइंट नंबर 3, इनहांस कंपनसेशन बिट्स एंड पीसेस में टैक्सेबल होता है, मीनिंग देयर बाय ये जितना जितना मिलता है ये उतना उतना क्या होता है? टैक्सेबल होता है।
पॉइंट नंबर 4 बेटा, इनहांस कंपनसेशन जो मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी नील होती है क्योंकि सारी कॉस्ट तो हम ओरिजिनल में क्लेम कर चुके हैं। हाँ, कोई लिटिगेशन के खर्चे हैं तो लिटिगेशन के खर्चे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्लेम कर सकते हैं। इनहांस कंपनसेशन का कैपिटल गेन नेचर क्या होगा बेटा, जो वही होगा शॉर्ट टर्म माना जाए या लॉन्ग टर्म, जो ओरिजिनल कैपिटल गेन से था वही बेटा आपका इनहांस कंपनसेशन से माना जाएगा। ओरिजिनल कंपनसेशन से अगर शॉर्ट टर्म था, इनहांस कंपनसेशन से हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ओरिजिनल कंपनसेशन से अगर लॉन्ग टर्म था, इनहांस कंपनसेशन भी बेटा आपका लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ इनहांस कंपनसेशन। लास्ट टर्म पॉइंट वाइज बोलो बेटा। पॉइंट नंबर 1, इनहांस कंपनसेशन shall also chargeable to capital gain. Point number 2, it shall taxable in the year in which it is actually received. Point number 3, it shall be taxable on progressive basis. हिंदी में जितना जितना मिलेगा ये उतना उतना taxable होगा. Point number 4, cost of acquisition benefit shall not available. However, assessee can claim deduction on account of litigation expense. And nature of capital gain would depend upon the nature from original compensation. If original is short term in nature, enhance shall also short term in nature. If original is long term in nature, enhance shall also long term in nature. Compensation और enhance compensation taxable होता है कैपिटल गेन में। अगर लेट हो गए और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट जाता है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अदर सोर्स, अदर सोर्स में। और इसमें याद रखने लायक ये चीज़ है, इंटरेस्ट 50% एग्जाम्प्ट होता है और 50% टैक्सेबल होता है। कंपनसेशन में 50-50 मत कर लेना। कंपनसेशन एक तो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं और कैपिटल गेन में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन बेटा आपके ये जाते हैं साहब अदर सोर्स में। इसमें 50% एग्जाम्प्ट होता है और 50% क्या होता है बच्चे, टैक्सेबल होता है। यही था। यस सर। फिर इसके बाद मैंने लिया था बेटा आपका इसी में कॉन्सेप्ट एक 1037। क्या चीज थी बेटा, अगर 1037 याद आ रही हो, अगर इंडिविजुअल और एचईएफ की कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या हुई है बेटा, एक्वायर हुई है, जिसको इंडिविजुअल या उसके बेटा पेरेंट्स पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या करते आ रहे थे, यूज करते आ रहे थे। इसके बदले जितना भी कंपनसेशन मिलेगा, इंटायर कंपनसेशन इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 37। दोबारा बोलो, हु इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, इंडिविजुअल और एचईएफ। उनकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड लॉ ने कंपलसरी क्या कर ली बेटा, एक्वायर कर ली। उसके बदले कंपनसेशन मिला, वो कंपनसेशन एग्जम्प्ट कर देंगे सब्जेक्ट टू, एक तो बेटा वो लैंड उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो खुद या उनके पेरेंट्स पिछले 2 सालों से। तो ये सारा कंपनसेशन, चाहे ओरिजिनल कंपनसेशन हो चाहे इनहांस कंपनसेशन हो, सारा कंपनसेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये था बेटा 1037। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा 1037 ए, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था बेटा आपका लैंड पूलिंग स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। यस सर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बेटा क्या करा था, आपके साथ पर्सन इंडिविजुअल और एचईएफ से क्या ली थी, लैंड ली थी। उसके बदले उनको लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट दिया था और बाद में स्ट्रक्चर, लैंड या बिल्डिंग उनको क्या करी थी, प्रोवाइड करी थी। ये हुआ था ना। यस सर। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए लैंड एक्वायर करी अंडर लैंड पूलिंग स्कीम, उसके बदले उनको सर्टिफिकेट दिया और बाद में जब रिस्ट्रक्चर्ड हो गया था लैंड और बिल्डिंग, वो उनको क्या कर दी थी बेटा, अलॉट कर दी थी। तो 1037 में ये सब कुछ टैक्स न्यूट्रल था। लैंड पूलिंग स्कीम में जो लैंड आई उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं, वो जो सर्टिफिकेट दिया उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं, इवन जो रिस्ट्रक्चर लैंड दी थी 2 साल के अंदर अंदर अगर वो बिकती थी तो उसके ऊपर भी क्या नहीं था बेटा, आपका कैपिटल गेन नहीं था। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना चाहो छोड़ दो, ये याद कर लेना। ये था बेटा अपना कॉन्सेप्ट नंबर जो भी था 10, ये वाइंड अप हुआ। इसके बाद क्या लिए थे बेटा मैंने, सर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एब्रीवेटेड है JDA। मेरे पास लैंड है बेटा, हाउस बनाने के लिए पैसा नहीं है, आप बिल्डर हैं जिन्हें प्रमोटर बोलते हैं बेटा, आपने क्या कर लिया, मेरे से लैंड पे डेवलपमेंट राइट ले लिया। आप उसके ऊपर 10 फ्लैट बनाएंगे, उसमें से 2 फ्लैट आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे और कुछ कैश भी क्या कर देंगे बेटा, प्रोवाइड कर देंगे। इस टाइप के एग्रीमेंट जो हो जाता है, इन एग्रीमेंट्स को बोलते हैं बेटा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, JDA। लॉ ने बोला बेटा जिस साल आपने एग्रीमेंट करा
ट्रांसफर तो ये उस साल मान लिया जाएगा, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल आपकी बेटा फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में एप्लीकेबल है बेटा ये। पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचईएफ। इंडिविजुअल और एचईएफ ने अगर क्या करा है बेटा, जीडीए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर करा है किसी प्रमोटर के साथ, तो जिस दिन ये एग्रीमेंट करा ट्रांसफर तो वही मान लिया जाएगा, पर कैपिटल गेन उस साल लगता है जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। किस वैल्यू पे बेटा कैपिटल गेन लगे, किस वैल्यू पे? जो कैश मिला वो ले लो और जो फ्लैट मिले उसकी स्टैंप वैल्यू। Yes, sir. जो कैश मिला वो कैश ले लो और जो फ्लैट मिले बेटा उनकी स्टैंप वैल्यू क्या कर लो बच्चे, कंसीडर कर लो। सर स्टैंप वैल्यू किस दिन की लेनी है? जिस दिन उनकी कंस्ट्रक्शन क्या हुई है बेटा, कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन की क्या ले लो बच्चे, स्टैंप वैल्यू ले लो। कैश ले लो बेटा, वो जोड़ दो, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कैपिटल गेन लगेगा, पर ये लगेगा उस साल जिस साल कंस्ट्रक्शन क्या हुई है बच्चे, कंप्लीट हुई है। ट्रांसफर उस साल मान लिया जिस साल एग्रीमेंट हुआ, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। बस स्टूडेंट लेवल पे आपको इतना ही याद रखना है। प्रैक्टिकल मैंने कराए थे चाहे ना भी करें, बस थ्योरेटिकल 2-3 पॉइंट याद कर लो। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज के टाइम करेंगे, कैपिटल गेन इसके ऊपर लगेगा। ट्रांसफर किस साल माना बेटा, जिस साल ये एग्रीमेंट हुआ। कैपिटल गेन किस साल बेटा, जिस साल ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगेगा? जो कैश मिला है बेटा आपका लैंड ओनर को वो कैश ले लो, प्लस जो उसको फ्लैट मिले हैं उसकी स्टैंप वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस कर दो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अदर देन दैट बेटा कैपिटल गेन, अदर देन दैट पार्टनरशिप फर्म या कंपनी अगर इन्होंने ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कराया है तो कैपिटल गेन उसी साल लग जाएगा जिस साल बेटा ये एग्रीमेंट हुआ है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. कॉन्सेप्ट नंबर 12, बोनस शेयर। कंपनी ने जिस टाइम बोनस शेयर अलॉट करे उस टाइम तो उसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर कल को जब शेयर होल्डर बोनस शेयर बेचेगा उस टाइम उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। जितने में बेचा बेटा वो उसका सेल प्राइस होगा। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए और इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाए, बस ये 2 चीजें पढ़ने लायक। तो सबसे पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बता दो बेटा। लिस्टेड बोनस शेयर है तो 12, अनलिस्टेड बोनस शेयर है तो 24 months. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर बोनस शेयर अलॉटेड हुए हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2001 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, nil, और अगर अलॉटेड हुए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो FMV as on 1 April 2001. बस ये याद रखना था बेटा। तो जिस टाइम बोनस शेयर मिले उस टाइम इसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, पर कल को जब बेचेंगे उस टाइम इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। जितने का बिका वो सेल्स कंसिडरेशन है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2001 के बाद अलॉट हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। 2001 से पहले अलॉट हुए हैं बोनस शेयर, FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001। लिस्टेड शेयर है 12 महीने कंसीडर होगा बेटा, अनलिस्टेड शेयर है तो उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने कंसीडर होगा। 24 या 12 के अंदर अंदर बेचेंगे शॉर्ट टर्म, 12 या 24 के बाद बेचेंगे बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये है बेटा इन टोटलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर। देन इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 13, 13, राइट शेयर। yes, sir. राइट शेयर जनरली फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे आता है बेटा। अब मान लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू थी 500, कंपनी ने इश्यू प्राइस रखा था बेटा 400। एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जिस टाइम मैंने राइट शेयर खरीदा उस टाइम तो इसकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कल को जब बेचेंगे उस टाइम कैपिटल गेन लगेगा। जितने का बेचा वो सेल्स कंसिडरेशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी बेटा इसकी? एक्चुअल परचेज प्राइस। पीरियड ऑफ होल्डिंग, लिस्टेड राइट शेयर है तो बेटा 12 महीने, अनलिस्टेड राइट शेयर है तो बेटा आपका 24 महीने।
तो यहाँ पर दोबारा बोलता हूँ, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो बेटा। लिस्टेड के केस में 12 months. 12 months. 12 months, अनलिस्टेड के केस में 24 months. और आपका बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, Actual purchase price. एक्चुअल परचेज प्राइस। Price. कई बार ऐसा होता है शेयर होल्डर खुद वो शेयर ना खरीद के अपना राइट क्या कर देता है बेटा, आगे बेच देता है। बेच देता है। वो राइट जो बिकेगा इन दोनों के गैप का बिकेगा लेटर से 100 रुपए का। तो अगर रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट हुआ है, पढ़ा था ना बेटा हमने, Yes, sir. अगर रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट हुआ है उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा। लेटर से मैंने बेटा 80 रुपए का बेच दिया, इस 80 रुपए के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। इंटायर 80 चार्जेबल टू कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन जनरली इस केस में बेटा शॉर्ट टर्म होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है क्योंकि मैंने तो ऑफर लेटर ही बेच दिया जो कंपनी से आया था बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी नील है। इंटायर वैल्यू चार्जेबल टू कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि कंपनी जनरली 3 से 6 महीने का टाइम देती है, या तो खुद खरीद लो या वो ऑफर लेटर किसी और के फेवर में क्या कर दो, रिनाउंस कर दो। तो अगर रिनाउंसमेंट ऑफ राइट हुआ है तो इस केस में बेटा आपका कैपिटल गेन के प्रोविजन लगेंगे। इंटायर वैल्यू शैल बी चार्जेबल टू कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है बच्चे, नील होती है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास पूछूं क्या बोले सर? सपोज मेरे पास 100 शेयर है, मेरे को 10 बोनस शेयर मिले। बोनस कह रहे हैं हम जी। 100 ओरिजिनल शेयर थे, 10 आपके पास बोनस शेयर आ गए। आगे बोलो। और 1 साल से मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग जो 100 शेयर का है वो मोर देन 2 ईयर है या 1 मतलब लिस्टेड है, लिस्टेड लिस्टेड है 1 ईयर। और सपोज कीजिए 10 शेयर मेरे को मिले हैं मतलब लास्ट ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ले लूं। 1 साल के अंदर। इनको 8 महीने हो गए, इनको हो गए 4 साल। अब सपोज कीजिए मैंने 10 शेयर बेच दिए, तो कौन से माने जाएंगे? फीफो एप्लीकेबल होगा डीमैट अकाउंट के केस में? डीमैट है तो फीफो चलेगा ना, उसमें बोनस शेयर का जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा ना? ये वाले चलेंगे जो पहले ये वाले हैं। ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल कर रहे होंगे इसलिए पूछा हुआ है या वैसे थियोरेटिकल था? नहीं सर प्रैक्टिकल था, नॉर्मली हाँ, होता है। तभी मैं वैसे practical। payout होते रहते हैं। तो चलिए जी आए मुद्दे पे। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया बेटा रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट 80। अब जिसने वो परचेज करा है बेटा उसकी कॉस्ट इसी एग्जांपल में कितनी मानी जाएगी? 80 उसने राइट के दिए, 400 वो शेयर के देगा, 480. उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटा 480 मानी जाएगी। दिस इज द क्रक्स ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 13, राइट शेयर, रिलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट एंड पर्सन हु परचेज द राइट। चलो आगे। Yes, sir. कॉन्सेप्ट नंबर इसके बाद 14 लिया था बेटा हमने 14. 14। आई थिंक 111 पढ़ाई थी ना। Yes, sir. कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो बेटा, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे नॉन कॉर्पोरेट है, चाहे रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो ट्रांसफर करता है 3 कैपिटल एसेट, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड नंबर 3 बेटा आपका यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर होती है और उसके ऊपर एसटीटी पे हो जाता है, तो जो भी बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट केवल 15% के हिसाब से क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर करने वाला कौन बेटा? एनी पर्सन, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे आपका बेटा अदर देन कॉर्पोरेट हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। कौन सी एसेट के ऊपर 111 लगती है बेटा? 3 एसेट, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये सोल्ड आउट हुई है बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उसके ऊपर एसटीटी पे हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, 112A लगता है। इकट्ठा ही रिवाइज करा दूं, Yes, sir. लैंग्वेज तो सेम है। इन तीनों एसेट पे यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बेचने वाला कोई भी हो, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है बेटा, जिसपे एसटीटी पे हुआ। आपका बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, टैक्सेबल एट ए स्पेशल रेट ऑफ 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ बेटा आपका 112A लग जाएगी, 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो 111A और 112A लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। एप्लीकेबिलिटी एनी पर्सन,
कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। असेट तीन ही है बेटा, वो इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी रेंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। तो बेटा अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो 111A 111A लगती है, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। लॉन्ग टर्म हुआ तो इस केस में क्या कर लो बेटा, 1 लाख अलग कर लो, उस 1 लाख के ऊपर तो क्या लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर जो भी होगा बेटा वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। 112A में एक दो चीजें और याद करने लायक है। एक तो डिफरेंस फॉर्म में अगर मैं लिखवाऊं, ये किसके ऊपर लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका टैक्स रेट 15%, 15%, इसका टैक्स रेट 10%। 10%। इसमें एग्जम्पशन 1 लाख नहीं मिलती, नहीं, इसमें कुछ नहीं है। नो एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख। इस इनकम के अगेंस्ट रिबेट मिल जाती है 87A वाली। अब रिवाइज कर रहे हो, पढ़ा चुका हूं मैं, यस सर, हाँ जी सर। जबकि आपको याद हो केवल इस इनकम से रिबेट नहीं मिलती थी। यस सर। यस सर। और 112A में बेटा एक स्पेशल मेथड लगता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, अगर आपको याद आ रहा हो। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तो मिलता नहीं था, यस सर। और आज के टाइम तो यूलिप पे भी लगेगा ना ये। यस सर। यस सर। 112A अगर याद आ रही हो, अगर वो बेटा आपने कैपिटल एसेट एक्वायर करी थी बिफोर 1 फरवरी 2018, बिफोर 1 फरवरी 2018, तो हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैसे कंप्यूट करते थे बेटा? एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमवी। एक्चुअल सेल प्राइस लो, एफएमवी लो कब? 31 जैन 2018। 31 जनवरी 2018। यस सर। यस सर। whichever is less, यस। उस विच एवर इज लेस को किससे कंपेयर करते थे? एक्चुअल कॉस्ट actual cost विच एवर इज हायर। higher, इज द। cost of कॉस्ट ऑफ acquisition, एक्विजिशन पर ये ड्रामा करना कब है, जब असेट फर्स्ट cost of 2018। 2018 पहले किया। पहले की हो, उसके बाद की हो तो एक्चुअल परचेज प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस यस सर। सर। यही तो कराया था मैंने 112A में। हाँ जी यस सर। सर। ये हो गया बेटा अपना 112AB। तो 111A भी हो गया, 112A भी हो गया। एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है बेटा ये। और 112A में तो अमेंडमेंट हो रहा है कि वो यूलिप और लग गया ना। यस सर। चले मूव ऑन। यस सर। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? 16 16, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। equity share, इक्विटी शेयर। आप रिवाइज कराओ, क्या था, कहीं मैं बोलता रहूं। चार्जेबल टू कैपिटल गेन या नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन? sir chargeable है। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन। अनारकली साराभाई सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुई थी, उसने बोला था कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर चार्जेबल टू कैपिटल गेन, पर जजमेंट को ओवररूल कर दिया था। एट प्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन। तो जिस टाइम ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुए उस टाइम तो बच गए सेक्शन 47 के कारण, पर कल को ये कभी ना कभी तो बिकेंगे। जिस टाइम ये बिकेंगे उस टाइम इक्विटी शेयर पे कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रेफरेंस शेयर की लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर से ही लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुए उस टाइम कैपिटल गेन नहीं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47, पर कल को जब बेटा इक्विटी शेयर बिकेंगे उस टाइम कैपिटल गेन लगेगा, सेल प्राइस हमारे पास होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे बेटा हम? प्रेफरेंस शेयर की। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा हम? प्रेफरेंस शेयर से। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 16, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर। कॉन्सेप्ट नंबर 17 मैंने लिया था मेरे ख्याल डिबेंचर टू इक्विटी शेयर ना, Yes, sir. कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ जी सर। तो डिबेंचर्स भी अगर कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर में तो इस केस में बेटा आपका प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन नहीं लगेगा, यस पर सर। कल को जब इक्विटी शेयर बिकेंगे उस टाइम कैपिटल गेन लगेगा। जितने का बिका सेल्स कंसिडरेशन आपके पास है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिबेंचर की डिबेंचर की कॉस्ट cost। आपकी इक्विटी शेयर की कॉस्ट मानी जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग बैक डेट से नहीं था बेटा,
पीरियड ऑफ Date of होल्डिंग वहां से था conversion. जिस दिन ये इक्विटी शेयर कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट हुए। Yes, sir. पूरे जीएसटी पूरे कैपिटल गेन में मैंने आपको बताया था केवल ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कन्वर्जन से लेते हैं, अदरवाइज हर जगह कहां से लेते थे बेटा? Back date. बैक डेट से। जैसे प्रेफरेंस के केस में बैक डेट है बेटा, पर डेट के केस में कॉस्ट ऑफ डेट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। पर बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से स्टार्ट होता था? जिस दिन ये क्या हुआ है बच्चे? कन्वर्ट हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। यस सर। फिर पॉइंट नंबर 18 मैंने लिया होगा बेटा एडीआर जीडीआर टू शेयर। यस सर। सिंपल क्रक्स फॉर्म में रिवाइज कराओ। अगर एडीआर जीडीआर को बेटा मैंने शेयर्स में कन्वर्ट करा, इसी के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। यस सर। किस वैल्यू पे लगेगा बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन इज मेड। यस सर। याद है ना? यस सर। अगर एडीआर जीडीआर शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, इस कन्वर्जन के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। किस वैल्यू पे कैपिटल गेन लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेटा एडीआर जीडीआर एज ऑन द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन इज मेड। उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म है तो, लॉन्ग टर्म है तो आई टू इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बैलेंसिंग फिगर अपनी आ जाएगी बेटा कैपिटल गेन। गेन। तो दोबारा बोलता हूं, अगर एडीआर जीडीआर शेयर्स में कन्वर्ट हुआ, इस कन्वर्जन के ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन Capital gain. लगेगा। कैपिटल गेन बेटा आपका उस साल लगेगा जिस साल रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन करी। फेयर मार्केट वैल्यू उसी दिन की देखेंगे एज ऑन द डेट ऑन विच रिक्वेस्ट फॉर रिडम्पशन इज मेड, माइनस बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कैपिटल गेन लग गया कन्वर्जन के ऊपर। कल को जब शेयर बिकेगा तो फिर दोबारा फिर कैपिटल गेन लगेगा, और ये वाली जो कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी शेयर की। याद है ना? Yes, sir. ये था बेटा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 18। ठीक ठीक है। यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 19 मैंने टैक्स रेट पढ़ाया था, सेक्शन 112। यस सर। एलटीसीजी। 112 ये नहीं, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस सर। तीन असेट अगर बेटा अलग करो, कौन कौन सी तीन थी? Listed securities, units, और zero coupon bonds. अबे तीन कैपिटल असेट अदर अदर अलग। अदर इसके ऊपर तो रेट कितना परसेंट था? 20%। इसका टैक्स रेट कितना था? 20% और 10%. 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, whichever is less। तो सब याद है भाई आपको तो? खत्म हो गया सेक्शन 112। 112 ये मैंने पढ़ाई दिया था बेटा। यस सर। चले आगे। Yes, sir. इसके बाद बेटा मैंने ली थी ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपिटल असेट। कैपिटल एसेट। Yes, sir. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये जो थे बेटा सारे के सारे। अब आपको बस ये याद रखना है, अब करेक्ट फॉर्म में आओ, उसको भूल जाओ जो था वहां पर। एक तो गुडविल के ऊपर आज के टाइम कैपिटल गेन है, चाहे गुडविल ऑफ बिजनेस बिके चाहे गुडविल ऑफ प्रोफेशन बिके, Yes, sir. यस सर। सीधा करेक्ट में आओ, आज के टाइम कैपिटल गेन है। इन सब असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखा है? 36 मंथ्स। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, जब भी बिकेगी ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। कैपिटल गेन। Again. कैपिटल गेन। हमेशा और हमेशा क्या लगेगा बेटा? कैपिटल गेन इसके ऊपर लगेगा। नींद आ गई नालायक को, इतनी देर से पढ़ रहा है दूसरा। नंबर थर्ड आपका, चलो मुद्दे पे आओ बेटा। पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने देखना है। 36 दूसरा बेटा खाली गुडविल याद रखना, बाकी भूल भाल जाना। गुडविल चाहे बिजनेस की बिके चाहे प्रोफेशन की, ऑलवेज कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज करिए तो परचेज प्राइस, यस सर। सेल्फ जनरेटेड है तो नील। सेल जनरेटेड है तो बेटा नील। ठीक। और चौथा पॉइंट ये याद रखना है, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 का बेनिफिट नहीं मिलता इसमें। यस सर। अगर ये कैपिटल असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है तो इस केस में बेटा आपको 1 अप्रैल 2001 वाले बेनिफिट क्या नहीं होंगे साहब? अलाउड नहीं होंगे। ये याद करना बेटा बस क्रक्स फॉर्म में इसमें। Yes, sir. ठीक। यस सर। इसके बाद लिया था मेरे ख्याल मैंने एडवांस मनी फॉरफिटेड। यस सर। 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर एडवांस मनी फॉरफिट हो तो उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में से माइनस करते हैं,
और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद एडवांस मनी फॉरफिट हो, सीधा अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्सेज। खत्म। दोबारा बोलो, 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट हुई है तो बेटा वो असेट की वैल्यू से क्या होती है, माइनस। और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद जितनी भी एडवांस मनी फॉरफिट हुई है बेटा वो सीधा टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड अदर सोर्स। एग्जाम में वो डेट देगा, अगर डेट ना दे तो सब 2014 के बाद माना जाता है, फुल्ली टैक्सेबल कर देना बेटा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सर माइक म्यूट करो ना, लाइक सिंचन, ये माइक म्यूट कर बेटा, ठीक है भाई। यस सर। इसके बाद मैंने लिया था बेटा रिवर्स मॉर्गेज, ये था ना, ये क्या था, सेग्रीगेट पोर्टफोलियो स्कीम। सेग्रीगेट पोर्टफोलियो स्कीम। सेग्रीगेट को छोड़ छाड़ दो, छोड़ दो उसको, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट एंड में आएगा वो। ओके सर। रिवर्स मॉर्गेज, सेग्रीगेट में ये था ना बेटा, जो आपकी स्ट्रेस एसेट थी और जो रिमेनिंग एसेट बच गई, आपकी यूनिट की वैल्यू उस रेशो में प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। यस सर। आपकी यूनिट की वैल्यू उस रेशो में प्रोपोर्शनेट हो जाएगी ना। यस सर। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता था बेटा, सीनियर सिटीजन बच्चों ने बेटा छोड़ दिया, बच्चे छोड़ के चले गए आउटसाइड इंडिया के, हो गए सेटल हो गए, सीनियर सिटीजन हस्बैंड वाइफ रह गए, उनके पास केवल हाउस है बेटा, सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है, वो प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज कर देते थे और बैंक हर महीने उनको कुछ अमाउंट देता रहेगा। यस सर। यस सर। सीनियर सिटीजन के पास प्रॉपर्टी है, कमाई का और कोई सोर्स नहीं है, बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, बाहर इंडिया में सेटल हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को बेटा बैंक के पास गिरवी रख दिया, बैंक हर महीने उनको क्या करता रहेगा, सीनियर सिटीजन को अमाउंट देता रहेगा। यस सर। एक तो हर महीने जो ये अमाउंट मिल रहा है वो टैक्स फ्री था, यस सर। और जो ये रिवर्स मॉर्गेज में रखा था बेटा ये सारा का सारा टैक्स फ्री, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिलैक्सेशन होगी ना बेटा। तो रिवर्स मॉर्गेज जब भी एग्जाम में नजर आ जाए टैक्स न्यूट्रल है। जब हमने रिवर्स मॉर्गेज में एसेट रखी उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं, कैपिटल गेन नहीं, और मंथली जो इनकम आती रहेगी बेटा उसके ऊपर भी क्या नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, वो कुछ नहीं था, अलग अलग थे, तेजी से 5-7 ट्रांजैक्शन बोल दो। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं। पार्टीशन ऑफ एचईएफ, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं। अमलगमेशन के ऊपर कैपिटल गेन नहीं अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है। डीमर्जर के ऊपर कैपिटल गेन नहीं अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। होल्डिंग ने सब्सी को कोई असेट दी या सब्सी ने होल्डिंग को कोई असेट दी, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। रिसिपिएंट कंपनी इज इंडियन कंपनी। एंड नंबर 2, होली ऑन होल्डिंग सब्सी का क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशन होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, इसके ऊपर बेटा कैपिटल गेन नहीं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, इसके ऊपर भी बेटा आपका कैपिटल गेन नहीं। इसमें याद रखने लायक बेटा वो 3 कन्वर्जन थे, उसको याद कर लेना। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू कंपनी, और कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। याद आ रहा है? यस सर। वो 3 कन्वर्जन बेटा आपका होमवर्क, उन्हें अच्छे से आप याद कर लेना। ओके सर। वाइंड अप हुआ बेटा अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन।